हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वेक्टरों को किन किन विधियों के द्वारा जोड़ते हैं। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके ज़रूर देखें, तभी इस वीडियो को आप लिंक कर पाओगे। ठीक है, उस वीडियो से। ठीक है, तो मैंने उसमें वेक्टर के जोड़ने की जो है पहली विधि हमने बता दिया था। उस पहली विधि में मैंने त्रिभुज विधि को बता दिया था। मैंने बोला था कि दूसरी विधि जो है समांतर चतुर्भुज विधि से कैसे वेक्टरों को जोड़ते हैं, या समांतर चतुर्भुज विधि क्या है। और मैंने बोला था फिर जो है बहुभुज विधि बताने के लिए। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज विधि से वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, और ये नियम क्या कहता है, मैंने नियम को इसलिए लिख दिया है ताकि आप लोग भी इसको लिख लो, क्योंकि मैं लिखवाता बाद में, तो इससे अच्छा हमने पहले ही लिख दिया। ठीक है, इसमें टाइम लगता लिखने में, इसलिए मैंने लिख दिया। तो इस नियम में क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। इस नियम के अनुसार यदि सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता हो, इसका मतलब समझिए। यहाँ आशा करते हैं दिख रहा होगा। ये कह रहा है कि यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता हो। समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से होता है। इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। अब ये कह रहा है यदि दो सदिशों परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का मतलब होता है दो भुजाएं जुड़ी हुई। ठीक है, तो संलग्न भुजाओं का मतलब अगर हम इसको एक भुजा इसको मान लें, इसको मान लें बी और इसको मान लें ए, ये दो संलग्न भुजाएं हैं, एक दूसरे से देखिए जुड़ी हुई हैं। ठीक, अब आगे देखिए, ये संलग्न भुजाएं इसी को कहते हैं। अब कह रहा है संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो तब इन सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। तो ये यही बता रहा है कि ये दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता हो, तब इन सदिशों का परिणामी मतलब आर, ये देखिए परिणामी हमने त्रिभुज में बताया था ना, परिणामी क्या होता है। अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर ऐसे ही चलता है। ठीक है, इसको वेक्टर बी मान लो, आमने सामने की भुजाएं बराबर, अगर ये है बी तो ये भी बी है, इसलिए हमने इसको बताया है। ठीक है, तो परिणामी क्या होता है, बोला है परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। यही परिणामी देखिए, समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, ये परिणामी इसके विकर्ण को निरूपित करता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, लेकिन विकर्ण उस बिंदु से खींचा गया होगा जिस पर दोनों भुजाएं खींची गई होंगी। एक भुजा देखिए यहाँ से खींची गई, एक भुजा है, दोनों भुजाएं यही हैं, ये देखिए। अब विकर्ण कहाँ से खींचा जा रहा है, यहीं से खींचा जा रहा है, इन भुजाओं के बिंदु से, कटान बिंदु से। इसका कटान बिंदु ये है, तो इसी कटान बिंदु से विकर्ण भी गुजरेगा। ये नियम यही कह रहा है, इस नियम में और कुछ है नहीं। ठीक है, इस नियम को फिर से एक बार पढ़ लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, यदि सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता हो, तब इन सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। ठीक है, लेकिन विकर्ण उस बिंदु से खींचा गया होगा जिस पर दोनों भुजाएं खींची गई हैं। हम आपको समझाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कैसे, क्या कह रहा है ये नियम, क्या है इस नियम में। इस नियम में ये है, इस नियम में वेक्टर ए, वेक्टर बी और परिणामी का रोल है। परिणामी मतलब आर। वेक्टर ए और बी का परिणामी क्या होगा और ये किस तरीके से समांतर चतुर्भुज में इसका यूज हुआ है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हमने बताया कि समांतर चतुर्भुज को हम ऐसे निरूपित करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, अगर हम इतने को मिटा दें, ठीक है, ये देखिए हमने मिटाया, अगर हम इसको क्या मान लें, बी, वेक्टर बी मान लें और इसको वेक्टर ए मान लें। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इस नियम में ये बताया गया है कि दो वेक्टर ए और बी है जिनका परिमाण और दिशा समान है। ठीक है, और ये जो इनका कटान बिंदु है, ये अगर ऐसे करोगे तो ऐसे आएगा ना कटान बिंदु, इसी कटान बिंदु से एक विकर्ण आर खींचा जाता है
जो इन दो भुजाओं से संलग्न है, यानी ये दो भुजाओं से जुड़ा हुआ है। ये दोनों भुजाओं से जुड़ा नहीं है, ये भी तो जुड़ गया, आर भी तो परिणामी भी तो जुड़ गया। अब इसको आप खींचोगे ना, तो ये भी देखिए एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया ना, समांतर चतुर्भुज का निर्माण। बस यही चीज बोल रहा है। और इसका परिणामी निकालोगे तो आर वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी होता है। वेक्टर ए प्लस बी दोनों का, चाहे इस भुजा का ले लो चाहे इस भुजा का इससे ले लो। इस त्रिभुज का देखो, दो त्रिभुज का निर्माण हुआ ऊपर भी नीचे, तो कुछ इस तरीके से इसका परिणामी निकाला जाता है। लेकिन इस परिणामी का परिमाण कब घटता है कब बढ़ता है, इसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं किया होगा। ये कुमार मित्तल की बुक में अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन हम इसको बताएंगे कि कैसे न्यूनतम में पूछ लिया जा सकता है, 1 नंबर में 2 नंबर में। ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है, जरूरी नहीं कि इंटर वाले भी इसे पढ़ें। इसे कम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी पढ़ सकते हैं। 1 नंबर में पूछ लिया गया कि परिणामी का परिमाण कब न्यूनतम होता है कब अधिकतम होता है, इस पर विचार करिएगा। लेकिन हम बता दे रहे हैं कब न्यूनतम कब अधिकतम होता है, इसको एकदम प्रूफ सहित हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा, पूरा यूट्यूब खंगार दीजिए लेकिन कोई नहीं करेगा। ठीक है, देखिए कब इसका परिणामी न्यूनतम होता है कब अधिकतम होता है। इससे पहले हम आपको बताएंगे चतुर्थांश, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चतुर्थांश, ठीक है, अभी हम इसी पे निरूपित करेंगे। देखिए कभी भी चतुर्थांश में ये 0 अंश है, ये 90 अंश है, ये पढ़े होंगे आप लोग, ये 10th से ही शुरू हो जाता है। 180 है, ये 270 है, मतलब हर जगह 90 जुड़ा है। इसके कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आ जाएगा 360, फिर 90 जुड़ जाएगा इसमें, 90 जोड़ोगे तो 360 ही ना आएगा। इनके कहने का मतलब यह है किसी भी कोण का शुरुआत हम 0 अंश से ही करते हैं। मतलब हम यहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, खत्म होगा। मतलब 90 चला, यहाँ आया, फिर 90 चला, 180 आया, यहाँ 270, फिर यहाँ तो 360, पूरा कंप्लीट एक चक्कर हो गया। इसीलिए हम कहते हैं वृत्त का पूरा होल 360 होता है ना क्षेत्रफल, यही ना बताया गया पूरा। मतलब ये जो मतलब परिमाप क्या कहते हैं उसको, 360 अंश होता है। ठीक है, तो हम क्या बताने चले, इसका बताने का मोटिव ये है, अभी इसी में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे ये इसका परिमाण परिणामी का परिमाण कैसे घटता है, कब न्यूनतम होता है कब अधिकतम होता है, इसी में हम आपको समझाएंगे। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब ए तथा बी के बीच का कोण, मतलब इसके परिणामी का जो परिमाण होता है ए तथा बी के बीच के कोण पर निर्भर होता है। मान लो ये वेक्टर ऐसे ही चलता है। ठीक है, वेक्टर कुछ इसी तरीके से चलता है। चलिए ठीक है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर हम इसके परिणामी को खींचे तो कुछ इस तरीके से परिणामी आएगा, आर का मान ए प्लस बी बताया गया है, ये त्रिभुज के नियम में। आपको ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। परिमाण मतलब लंबाई को शो करता है, यही इसमें पूछा जा रहा है। तीर लगा देते हो तो डायरेक्शन को भी शो करने लगता है। सदिश राशियों पे ये जो चिन्ह है यही शो करते हैं ना, वेक्टर ए, इसको वेक्टर बोलते हैं, सदिश। ठीक है, सदिश को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ हमको बताना है परिणामी, यानी इसकी लंबाई कब न्यूनतम होती है कब अधिकतम होती है, ये पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं। बाकी इसका गणितीय मेथड तो हमको पढ़ाना ही पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो क्या है, इसका परिणामी कब घटता बढ़ता है। देखिए जैसे इसमें माने हैं वैसे हम इसमें भी मान लेते हैं। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, देखिए है ना, और इसको मान लेते हैं परिणामी आर। ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए इधर चलेगा, जैसे जैसे बी और ए के बीच का कोण देखिए ना, ये पूरा 180 है, ये मान के चलिए 180, देखिए आया है यहाँ 180 लिखे हैं, ये पूरा 180 है, पूरा आधा 180 फिर आधा, दोनों जोड़ेंगे तो 360 होता है, तो ये 180 है। जैसे जैसे हम बी और ए के बीच का कोण घटाते जाएंगे, यानी 0 की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसको मिटा दीजिए अभी। जैसे जैसे हम वेक्टर बी और ए के बीच कोण को घटाते जाएंगे, यानी वेक्टर बी अभी यहाँ पे है, वेक्टर बी को हम यहाँ लाते हैं तो परिणामी देखिए बढ़ रहा है ना, इसकी लंबाई, यानी लंबाई ही तो परिमाण होता है, तो यानी देखिए यहाँ बढ़ रहा है। जैसे फिर हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसके बीच का कोण इतना देखिए बढ़ा दिया, मतलब घटा दिया। पहले 90 अंश के आसपास था ये बी,
अभी मैंने 70 के आसपास, फिर 50 के आसपास, फिर एक कंडीशन ऐसा आता है जब मैं 0 पे ले आके आता हूँ। ये परिणामी देखिए 0 पे आ गया, मतलब वेक्टर बी 0 पे कर दिया। ए और बी के बीच का कोण मैंने जैसे ही शून्य किया, वैसे ही परिमाण की मतलब परिमाण रिजल्टेंट वेक्टर का परिमाण इतना लंबा हो गया, मतलब सबसे लंबा 0 अंश पे होता है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब हमने अभी आपसे कहा कि जो परिणामी है इसका परिमाण कब अधिकतम होता है, मतलब इसका परिमाण हम क्या कह सकते हैं, जब ए तथा बी के बीच का कोण शून्य अंश हो तो क्या होता है, परिणामी का परिणामी यानी वेक्टर आर का परिमाण मतलब लंबाई देखिए ना बढ़ रही, पहले इतना था, इतना बड़ा, अब देखिए यहाँ से यहाँ गया है, मतलब इतनी लंबाई, इससे इन कंपेरिजन ये बड़ा है। फिर आप यहाँ ले जाओगे जोड़ोगे तो देखिए इतना लंबा हो गया। मतलब जैसे जैसे हम 0 की तरफ परिणामी को लेके जा रहे हैं, बी को लेके जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे 0 अंश की तरफ बढ़ रहे हैं, परिणामी का परिमाण बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो यानी हमने क्या कहा, ए तथा बी के बीच का कोण शून्य अंश हो तो परिणामी आर का परिमाण अधिकतम होता है। इस बात को लिख लीजिए आप, अधिकतम होता है। ये कोई बताएगा नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए हम इतना चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमने बोला था ना, ताकि हमसे आप कुछ सीख के जाओ। अब देखिए, अब कब न्यूनतम होता है, इस बात को आप पहले लिख लीजिए स्टार बना के नोट में, ठीक है। ए तथा बी के बीच का कोण शून्य अंश हो तो परिणामी आर का परिमाण अधिकतम होता है। कैसे होता है हमने बताया, अब न्यूनतम कैसे होता है इस बारे में आप चर्चा कर ले। और तब आर बराबर होता है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। ये देखिए, ये तब आता है जब परिणामी का परिमाण सबसे अधिकतम होता है, तब ये कंडीशन बनता है। अब न्यूनतम के लिए क्या कंडीशन है, अभी हम आपको समझा देते हैं। इसको आप वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, चाहे लिख लिया करिए, रिकॉर्डेड वीडियो है, ओके, ठीक है। अब आप आगे देखिए, हम फिर से एक बार चतुर्थांश बनाएंगे और फिर से एक बार समझाएंगे वही चीज़ जो अभी समझा रहे थे। चलिए, ये चतुर्थांश मैंने 0 अंश लिखा, 90 अंश लिखा था, ये 180 अंश लिखा था, और ये 270 अंश लिखा था। मैंने बोला कि ये वेक्टर बी था और ये वेक्टर ए था, ये ए था। वही कंडीशन मैंने यहाँ भी, ए और ये वेक्टर बी क्या कर रहा है, जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ा परिणामी का परिमाण अधिकतम हुआ। अब जैसे जैसे ए 180 की तरफ बढ़ रहा है, देखिए ना, पहले परिणामी इतना बड़ा था, देखिए ये आ रहा है इतना बड़ा, देख रहे हैं ना। जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हैं परिणामी देखिए कैसे छोटा हो रहा है, इसकी लंबाई छोटी हो रही। पहले देखिए आर का लंबाई इतना था, अब आर की लंबाई इतनी हुई। अब जैसे जैसे आप इसके बीच ए तथा बी के बीच का कोण का मान बढ़ाते हुए जा रहे हैं, 180 की तरफ जा रहे हैं, यानी बढ़ रहा है। पहले 0 की तरफ जा रहे थे तो घट रहा था, अभी 180 की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप 180 की तरफ आ रहे हैं, यानी इसकी लंबाई घट रही है, लंबाई का मतलब परिमाण, ठीक है। तो परिमाण इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर देखिए इधर आ रहे हैं, फिर बहुत कम, मतलब 180 पे आते आते क्या हो जाएगा, 180 पे आते आते इसका परिमाण एकदम कम, न्यूनतम हो जाएगा। अब आप क्या निष्कर्ष निकालोगे, अब यहाँ पे जैसे ही आप 180 पे आओगे, बी की दिशा इधर थी, ए की दिशा सॉरी, अभी देखो इधर आए तो बी की दिशा इधर हो गई। तो मतलब क्या देख रहे हैं आप, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जब निकालेंगे तो ए वेक्टर ए माइनस बी, और ये दो कंडीशन में है। यदि ए बड़ा है तब ऐसा है, यदि बी बड़ा होता तो बी माइनस ए होता, ठीक है। और कभी भी कोई भी वैल्यू हो, न्यूनतम अधिकतम अगर आपको देखना है तो ये ए माइनस बी तथा ए प्लस बी के बीच ही ये दोनों न्यूनतम या अधिकतम होंगे, ए माइनस बी तथा ए प्लस बी के बीच। अब आपने क्या सीखा कि परिणामी कब न्यूनतम होता है, जब ए तथा बी
के बीच का कोण 180 अंश होता है। इस बात को लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये नहीं कि यहीं पूछा जाएगा, ये IIT में भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं JEE में भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ कब इसका मान न्यूनतम होगा, मतलब परिणामी का मान कब सबसे कम होगा, मतलब देखिए परिणामी R का परिमाण मतलब लंबाई, मैंने बताया, बार बार बता रहा हूं, परिमाण न्यूनतम होगा जब न्यूनतम होगा जब A तथा B के बीच का कोण 180 हो जाए। ठीक है, जब A तथा B के बीच का कोण क्या हो जाए, A तथा B के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, क्या कहा गया, मैंने क्या बताया आपको कंक्लूजन बता देते हैं कि इसमें हमने क्या सीखा। इसमें हमने सीखा परिणामी का मान कब घटता है और कब बढ़ता है। परिणामी का परिमाण यानी परिणामी का लंबाई, ये वाली कब घटी कब बढ़ी कब, जब 0 अंश में गए हम धीरे धीरे, तो लंबाई देखिए बढ़ती चली गई इतनी बड़ी हो गई। जैसे ही हम इस साइड आए तैसे ही छोटा होता गया परिमाण, छोटा होता गया परिमाण। ओके, तो मतलब 180 डिग्री पे जैसे ही आए, देखिए चतुर्थांश का कितना बढ़िया मतलब निकाल दिया, देखा ना, यहाँ पे इसका यूज होता है। इसलिए कहा जाता है कि 10वीं उसवीं अच्छे से पढ़ लो आप लोग। ठीक है, पढ़ना लिखना तो है नहीं, बस खाली बकवास करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग इसको बार बार देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। देखिए परिणामी का परिमाण मैंने किस तरीके से निकाला, कब अधिकतम होता है कब न्यूनतम होता है, कितने अंश पे अधिकतम कितने अंश पे न्यूनतम होता है, इस बात को मैंने लिख भी दिया है। तो आशा करते हैं समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। ठीक है, और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, बार बार बोल रहा हूँ तो थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे बहुभुज विधि से कैसे वेक्टर्स को जोड़ते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।